हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं और अप्लाइड मैकेनिक्स में हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका कि आज ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हम पहले और दूसरे चैप्टर के लगभग 60 एमसीक्यूज लगा चुके हैं। जिन्होंने भी फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसमें। एंड आज के इस लेक्चर नंबर सेकंड में दोस्तों हम तीसरे और चौथे चैप्टर पर आधारित लगभग 30 एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो इन एमसीक्यूज को करने से पहले दोस्तों, यदि आपने इन दोनों चैप्टर्स की थ्योरी को नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप तीसरे और चौथे चैप्टर की थ्योरी को जाकर के देख लें, जिससे कि आपको इनके सभी टॉपिक्स अच्छे से कंप्लीट हो सकें। एंड उसके बाद आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। एंड दोस्तों, आज की इस क्लास का पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं एंड पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस हमारे फर्स्ट लेक्चर की तरह आपको स्क्रीन पर शो होंगे एंड मैं आपको इधर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एसआई पद्धति में आघूर्ण की इकाई है, यानी इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ टॉर्क इज। यहाँ पर आघूर्ण को इंग्लिश में टॉर्क लिखा हुआ है, हालांकि मूवमेंट होता है इसका इंग्लिश। टॉर्क का मतलब भी यहाँ मूवमेंट होता है। टॉर्क आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे सोम में, वहाँ आपको समझाया जाएगा टॉर्क के बारे में अच्छे से। टॉर्क क्या होता है, टॉर्जन क्या होता है, सब बताएंगे। फिलहाल आप समझ लें यहाँ पर आघूर्ण की इकाई क्या है। तो आप सबको पता है जो आघूर्ण होता है आपका, आघूर्ण जिसे आप इंग्लिश में मूवमेंट कहते हैं, और या फिर आप यहाँ पर टॉर्क भी बोल सकते हैं। टॉर्क क्वेश्चन में टॉर्क लिखा हुआ है तो ठीक है। आघूर्ण आप सबने पढ़ा था क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी बल गुणा लंबवत दूरी को हम आघूर्ण कहते हैं। तो बल की यूनिट होती है न्यूटन, इनटू दूरी होती है आपकी मीटर में, तो न्यूटन इंटू मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, न्यूटन इंटू मीटर। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ आ गया होगा आघूर्ण की इकाई क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर होती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, हाँ, एक कपल प्रोड्यूस यानी बलयुग्म उत्पन्न करता है। बलयुग्म क्या उत्पन्न करता है ये आपको बताना है इसमें। तो आपको मैंने जब कपल पढ़ाया था दोस्तों, बलयुग्म जिसे इंग्लिश में कपल बोलते हैं, बलयुग्म यानी कपल, जब मैंने आपको कपल पढ़ाया था तो मैंने आप सभी से कहा था कि कपल क्या होता है। कपल में दो पैरेलल फोर्स लगते हैं जो कि विपरीत दिशा में लगे होते हैं और इनका मैग्नीट्यूड कैसा होता है, सेम होता है। तो ये किसी भी बॉडी में क्या करते हैं, रोटेशन मोशन करते हैं, ये बॉडी को रोटेट कराने की कोशिश करते हैं और या रोटेट कराते हैं। तो मैंने आप सभी से कहा था इसमें केवल रोटेशनल मोशन होगा, ठीक है, इसमें केवल रोटेशनल मोशन होता है, बॉडी केवल घूमती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, रोटेशनल मोशन। कपल क्या काम करेगा, बॉडी को रोटेट कराने का काम करता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति। क्लियर हुआ सभी को, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह के आसान आसान क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आप इजीली इन्हें समझ सकते हैं। क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है, इफ ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस रिड्यूस्ड टू ए सिंगल रिजल्टेंट देन द मूवमेंट ऑफ दिस रिजल्टेंट अबाउट एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट विल बी। यानी यहाँ पर क्या रखा है कि एक बलों का निकाय है जो किसी पॉइंट पे काम कर रहा है, ठीक है। ये बल निकाय है, इस पे बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं। इस तरह से बल निकाय आप सभी जानते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्स को कहते हैं जब कई सारे फोर्स लगे होते हैं। अब इसने बोला है अगर हम इन सभी फोर्सेस को, इनका जो परिणामी होगा, रिजल्टेंट होगा, उस सिंगल रिजल्टेंट की फॉर्म में लिख दें। हमने क्या किया, इसको सिंगल रिजल्टेंट की फॉर्म में लिख दिया। मान लिया हमने यहाँ पर इसका एक परिणामी ले लिया आर, ये इसका रिजल्टेंट ले लिया। यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप सभी। क्वेश्चन में क्या बोला था, हिंदी में पढ़ लीजिए आप, यदि बलों का एक निकाय एक एकल परिणामी से बदल दिया जाए, तो ये बल निकाय था, हमने इसका एक सिंगल क्या कर दिया, एकल परिणामी बना दिया। तो अब कह रहा है, आगे कहा था इसमें क्या, कि तब परिणामी की क्रिया रेखा पर, यानी इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन, इस लाइन ऑफ एक्शन पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम मूवमेंट लेंगे इस रिजल्टेंट का, तो वो क्या होगा। तो आप सभी को पता है दोस्तों, मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो चलो आपने आर ले लिया, लेकिन इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इसमें बल से लंबवत दूरी कोई नहीं है, बल्कि दूरी जो आ रही है इसी पॉइंट पे, यानी कि
बल की ही लाइन पर पॉइंट है आपका, तो इसीलिए दूरी 0 होगी। डेट मीन्स मूवमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप सभी। हमेशा ध्यान रखिएगा क्या कि किसी भी लाइन पर अगर यहाँ फोर्स लगा हुआ है और इसी लाइन पर कोई पॉइंट है, उसके अबाउट मूवमेंट लेते हैं तो हमेशा 0 आता है। क्लियर ना। अगर आप इसकी जगह कहीं और पॉइंट होता जिससे कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती तो उस केस में मूवमेंट होता। जब लंबवत दूरी नहीं होती है तो मूवमेंट 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो जब भी क्रिया रेखा पर कोई पॉइंट होगा उसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो हमेशा 0 आएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। ठीक है, इतना बड़ा ना देके सिंपल लिख देता। कोई फोर्स लगा हुआ है, अगर उसकी लाइन ऑफ एक्शन पर कोई पॉइंट है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आप मूवमेंट लेंगे इसकी क्रिया रेखा पर तो हमेशा 0 आएगा, वो भले ही बल निकाय हो या सिंगल फोर्स हो। क्लियर हुआ सभी को। आंसर हो गया इसका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। When two equal unlike parallel forces cause rotary motion then this force system is called। यानी जब दो बराबर असमान समांतर बल, ये असमान की जगह असमदिश लिख लेना आप। इसमें क्या दे रखा है, इंग्लिश में सही लिखा है बिल्कुल। इंग्लिश में लिखा है टू इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, यानी कि दो समान कह दो या बराबर कह दो, दो समान या बराबर लिख दीजिए। आपकी बुक में बराबर लिखा हुआ है क्वेश्चन में। दो बराबर और कैसा, असमदिश या विपरीत दिश कह सकते हैं आप, असमदिश समांतर बल, समांतर बल। तो अगर कहीं पे भी दो बराबर से मतलब क्या, मैंने जैसे एक लाइन ले ली है, एक फोर्स आपका ये लगा हुआ है, ये एफ फोर्स मान लिया, दूसरा फोर्स ये लगा हुआ है, ये भी एफ फोर्स है, तो बराबर हो गए। ये भी एफ है, ये भी एफ है, दोनों बराबर हैं। एंड दोनों कैसे हैं, असमदिश हैं, यानी अनलाइक हैं, अलग अलग डायरेक्शन है। इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है, इसके नीचे की ओर है। ठीक है। एंड दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो ये क्या बनाएंगे दोस्तों, ये किस चीज़ का निर्माण करेंगे, तो ये आपका कपल बनाते हैं, बलयुग्म बनाते हैं। क्लियर ना सभी को। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्या कहलाएंगे, आपके दोनों बल मिलाकर के बलयुग्म कहलाएंगे। ठीक है, कपल कहलाएंगे। क्लियर हुआ सभी को, कपल। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप। ठीक है, ये स्क्रीन पे भी नहीं आ रहा है, 1 मिनट थोड़ा छोटा कर दें। यस, तो आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा। इसमें लिखा है वेरिग्नॉन्स थ्योरम ऑफ मूवमेंट स्टेट्स दैट इफ ए नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम देन, यानी यहाँ पर वेरिग्नॉन की प्रमेय के बारे में बताया गया है। तो वेरिग्नॉन का थ्योरम आप सभी को पढ़ाया गया था। क्वेश्चन में लिखा है आघूर्ण का वेरिग्नॉन प्रमेय निर्दिष्ट करता है कि यदि एक पिंड पर कई समतलीय बल साम्यावस्था में हो तब। तो आपको मैंने क्या बताया था दोस्तों, वेरिग्नॉन की थ्योरम में मैंने एक डायग्राम बनाया था सिंपल सा। ठीक है, थ्योरी की क्लास में, इसीलिए बोला था मैंने आपसे थ्योरी की क्लास जरूर देख लें आप। मैंने कहा था इस पॉइंट पे सपोज 2 फोर्स लग रहे हैं, कोई आप 2 लगा सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों फोर्स का यहाँ पर आपने क्या ले रखा है, जैसे एक फोर्स ये है तो इसका कंपोनेंट ले लिया इधर को एफ एक्स की दिशा में, एक एफ वाई की दिशा में ले लिया। तो इस पॉइंट के अबाउट इन दोनों का जो इसका एफ एक्स का और एफ वाई का इस पॉइंट के अबाउट जो मूवमेंट होगा उन दोनों का योगफल इसका रिजल्टेंट जो होता है, परिणामी होता है, उसके मूवमेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए आप क्या लिखा हुआ है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है। इसमें पहला ऑप्शन लिखा है उनका बीजगणितीय योग 0 होता है, ऐसा नहीं है। बीजगणितीय योग 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगला ऑप्शन है उनकी कार्यरत की रेखाएं बराबर दूरी पर होती हैं, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है उनके समतल में किसी भी बिंदु के सापेक्ष उनके आघूर्ण का बीजगणितीय योग 0 होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, किसी भी बिंदु के सापेक्ष उनके आघूर्णों का बीजगणितीय योग उसी बिंदु के सापेक्ष उनके परिणामी बल के आघूर्ण के बराबर होता है। यानी अगर इन दोनों का ये रिजल्टेंट है तो इस रिजल्टेंट का इस ओ पॉइंट के अबाउट जो मूवमेंट होगा वो बराबर होगा इन दोनों बलों के इस पॉइंट ओ के अबाउट मूवमेंट के योगफल के। क्लियर हुआ सभी को। तो ये वेरिग्नॉन थ्योरम कहती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया इसका। आपको थ्योरी की क्लास में भी इसको अच्छे से पढ़ाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। ML2 T-2 कुड बी द डायमेंशन ऑफ, यानी कि जो ML2 T-2 होती है ये किसकी डायमेंशन है।
Ml2T-2 किसकी डायमेंशन है, जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसकी डायमेंशन है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट लिखा है मोमेंटम यानी संवेग। तो संवेग की बात करें तो संवेग क्या होता है, P बराबर mb होता है, m का मात्रक m हो गया, b होता है आपका क्या Lt-1, तो MLT-1 हो गया, MLT- था नहीं हमारा, ML2T-2 था, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है आवेग। आवेग क्या होता है दोस्तों, आवेग होता है हमारा फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। तो फोर्स होता है MLT-2 इनटू टाइम हो गया t, तो MLT-1 आ गया ये। तो ये भी क्या हो गया आपका, संवेग की और आवेग का दोनों का डायमेंशन सेम होता है, तो ये भी नहीं है हमारा। अगला है तीसरा मूवमेंट यानी बलागुण। अब देखिए बलागुण की यूनिट क्या होगी, तो मूवमेंट आपने पढ़ा है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। फोर्स होता है आपका MLT-2 और डिस्टेंस होता है L, तो क्या हो गया L और L मिलकर L2 और T-2, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। यानी बलागुण का डायमेंशन होता है ML2T-2। क्लियर हुआ सभी को, तो ऑप्शन सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मूवमेंट्स। मूवमेंट का लॉ आप सभी को पढ़ाया था दोस्तों, आगे क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं हमें, हमसे कह दिया क्या, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मूवमेंट्स यानी कि आघूर्ण का सिद्धांत। तो आघूर्ण के सिद्धांत में आप सभी को बताया गया था क्या कि किसी भी बल निकाय का किसी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट का जो सम होता है सिग्मा m बराबर 0 होता है, ये आप सभी को बताया था मैंने, ठीक है। तो इसमें क्या बोला इन्होंने, आघूर्ण के सिद्धांत के अनुसार यदि एक पिंड पर कई समतलीय बल संतुलन में कार्यरत हो तब क्या होगा, तब उन सभी बलों का किसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट का जो योगफल होगा वो 0 होगा। ऑप्शन पढ़ लीजिए कौन सा है। पहला दे रखा है उनका बीजगणितीय योग 0 होता है, दूसरा है उनकी क्रिया रेखा बराबर दूरी पर होती है, तीसरा है उनके समतल में किसी भी बिंदु के सापेक्ष उनके आघूर्ण का बीजगणितीय योग 0 होता है। आघूर्ण का बीजगणितीय योग 0 होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। जब भी आपसे लॉ ऑफ मूवमेंट के बारे में बात करेगा तो सिंपल याद रखिएगा कि सभी बलों का किसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट का जो सम होगा वो 0 होगा, यानी आघूर्ण का योगफल 0 होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, और इसमें लिखा है मूवमेंट ऑफ ए कपल अबाउट एनी पॉइंट इन स्पेस इज ऑलवेज, यानी किसी भी स्थान पर किसी बिंदु पर बल युग्म का आघूर्ण हमेशा समान रहेगा दोस्तों। यहाँ पर कपल के मूवमेंट की बात की है, और कपल का मूवमेंट क्या होता है, कहीं पे भी आप कपल बना लीजिए, हमेशा 2 बल होंगे जो दोनों बराबर होंगे, विपरीत दिशा में लगे होंगे, और यहाँ से यहाँ तक जो इसकी भुजा होती है ए बी ए वाली, इसे बलयुग्म की भुजा कहते हैं हम, साइड ऑफ बलयुग्म या आर्म ऑफ बलयुग्म। तो इसमें से क्या लेते हैं, दोनों में से एक बल ले लेते हैं और बलयुग्म की भुजा से गुणा कर देते हैं। ये कपल का मूवमेंट होता है जो हर जगह सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। क्लियर हुआ ना, आप कहीं भी ले जाओ, कहीं भी कपल लगा दो, हमेशा क्या रहेगा, फोर्स इनटू इन दोनों फोर्स के बीच की दूरी। अब ये फोर्स कम दूरी पर लगे हो या ज़्यादा दूरी पर, लेकिन उस सिंगल कपल के लिए हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया गया है, और इस स्टेटमेंट में लिखा है बलों के तल में किसी बिंदु के परितः लिए गए आघूर्णों का बीजगणितीय योग 0 होता है। बिल्कुल अभी बताया था क्या, आघूर्णों का बीजगणितीय योग 0 होता है, तो क्या कहलाता है ये आघूर्ण का सिद्धांत कहलाता है या लॉ ऑफ मूवमेंट होता है। तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, लॉ ऑफ मूवमेंट्स यानी आघूर्णों का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 couples will balance one another when they are in the same plane। यहाँ बोला 2 बलयुग्म हैं, एक दूसरे को संतुलित करेंगे जब वे एक ही तल पर हों। अब 2 बलयुग्म की बात कर रहा है, ठीक है। एक प्लेन है कोई भी, सपोज मैं यहाँ बना दे रहा हूँ डायग्राम, यहाँ पर 2 बलयुग्म लगे हुए हैं, एक बलयुग्म आपने ये लगा दिया, ये पहला कपल हो गया, F फोर्स इधर भी F फोर्स, ठीक है। अब इस बलयुग्म को ये ऐसे रोटेट कराएगा, इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। अब ये ऐसे घुमा रहा है इस बॉडी को, सपोज ए से बी तक को, इस पॉइंट को। अब इसको संतुलित करने वाला दूसरा कपल कैसे लगा होगा ये आपको बताना है। कैसे होगा, फोर्स की वैल्यू तो बिल्कुल सेम ही होगी, लेकिन वो उल्टा घुमाएगा तभी इसको संतुलित कर सकता है। उल्टा घुमाने से मतलब क्या, पहला वाला नीचे की ओर लगा होगा, दूसरा वाला ऊपर की ओर लगा दीजिए इस तरह से।
जब आप इस तरह से लगाएंगे इस पे, ये F1 और ये F1, अब ये कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा इसको ऐसे, तो ये ऐसे घूम रहा था, ये ऐसे घूमेगा, तो इसको क्या कर देगा, संतुलित कर देगा। कब संतुलित करेगा, जब ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन इसके घुमाने की जो नेचर है वो उल्टा होगा, विपरीत होगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए लिखा है समान आघूर्ण हो, मूवमेंट बिल्कुल सेम रहेगा, यहाँ तक क्लियर। आगे लिखा है उनके घूर्णन की दिशा समान हो, नहीं, घूर्णन की दिशा विपरीत होगी। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ये वाला ऐसे घूमेगा। ठीक है, ऑप्शन बी में लिखा है असमान आघूर्ण हो, पहला ही गलत, ऑप्शन बी गलत हो गया, पहला पॉइंट ही, इसमें बोला है आघूर्ण असमान हो तो गलत हो गया। ऑप्शन सी लिखा है समान आघूर्ण हो और उनके घूर्णन की दिशा विपरीत हो, ये बिल्कुल सही आंसर है। मूवमेंट तो सेम रहेगा क्योंकि दोनों फोर्स सेम है, यहाँ भी सेम है। ठीक है, मूवमेंट सेम होना चाहिए, जितनी दूरी पर यहाँ लगे हैं उतनी दूरी पर ये लगे होनी चाहिए। मूवमेंट सेम होगा लेकिन घुमाने की जो दिशा है वो कैसी होगी, विपरीत होगी। क्लियर हुआ, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ये कपल की प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जो आपका बलयुग में है उसके मैंने प्रगुण आपको पढ़ाए थे, सभी थ्योरी की क्लास में जाकर देखिएगा, एज इट इज मिल जाएंगे आपको लिखे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाँ, संतुलन समीकरण खाली जगह का विश्लेषण करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। अब हमें इक्विलिब्रियम की जो इक्वेशन होती है उनका यूज हम किस में करते हैं, तो इन सभी में करते हैं। ट्रस में भी करते हैं हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन का यूज, यानी सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 और सिग्मा एफ वाई बराबर 0, हम ये कहाँ करते हैं, ये ट्रस में भी करते हैं, मशीन में भी यूज कर लेते हैं, फ्रेम में भी यूज कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, सभी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से बढ़ते चलिए, आराम से कर लेंगे आप सभी क्वेश्चंस को, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला लिखा है किसी पिंड के संतुलन की आवश्यक स्थिति है, यानी नेसेसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी इज। आपको क्या बताना है, किसी वस्तु के संतुलन की स्थिति बतानी है। तो संतुलन की स्थिति क्या होती है, ऑप्शन ए में लिखा है बलों के सभी क्षैतिज घटकों का बीजगणितीय जोड़ शून्य होता है, बिल्कुल सही बात है। क्षैतिज घटक यानी या तो सिग्मा एच लिख दो आप या सिग्मा एफ एक्स लिख सकते हैं, वो 0 होता है संतुलन की कंडीशन में, बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा है बलों के सभी ऊर्ध्वाधर घटकों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये भी सही है, वर्टिकल कंपोनेंट भी 0 होते हैं। एंड तीसरा लिखा है किसी बिंदु पर बलों के आघूर्ण का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी मूवमेंट भी शून्य होता है। ये 3 ही आपकी संतुलन की अवस्था होती हैं। डेट मीन्स इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी, इसका आंसर सही है। क्लियर हुआ, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग शून्य है तो पिंड संतुलन में हो सकता है। यानी कि क्या बोला है इसने, इंग्लिश में देख लीजिए, इफ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0, सभी फोर्सों का जो योगफल है वो 0 है किसी बॉडी पर जो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वे बल कैसे होंगे दोस्तों, ऑप्शन ए में लिखा है कॉन्करेंट फोर्स होंगे, ऑप्शन बी में लिखा है पैरेलल होंगे, ऑप्शन सी में लाइक पैरेलल, ऑप्शन डी में अनलाइक पैरेलल। तो आप खुद बताइए, अगर सभी बलों का योगफल 0 हो, मूवमेंट की बात नहीं की, बलों का योगफल 0 हो तो वो बल सभी संगामी होते हैं। संगामी बल होंगे, जैसे एक बल मैंने इधर लगाया, दूसरा इधर लगा दिया, एक इधर लगाया, अगला इधर लगा दिया, एक इधर लगाया, एक जस्ट सामने लगा दिया। इसके एफ मान लिया मैंने, सब एफ कर दिए यहाँ मैंने, या फिर कह दिया ये F1 है, F2 है, ये F3 है। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि इनको जोड़ेंगे आप विपरीत दिशा में, ये 0 हो जाएंगे, ये वाले 0, ये वाले 0, तो ये क्या हो गया, सभी आमने सामने के 0 के कट जाएंगे, संतुलन में रहेगा। या आप क्या कर सकते हैं, सभी बलों को लिख लीजिएगा, तब आप कंपोनेंट करेंगे इस तरह से, तब भी 0 आने चाहिए। तो ये संगामी बल की कंडीशन होती है। ठीक है, संगामी बल में सभी फोर्सेस के कंपोनेंट 0 होते हैं या बलों का योगफल 0 होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये संगामी बल होंगे। ठीक है, अगर मूवमेंट की भी बात कर देता, बल भी 0 हो और उनका आघूर्ण भी 0 हो तो असंगामी बल होते हुए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर एनी सिस्टम ऑफ फोर्स इन ए प्लेन इज, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन बतानी है, संतुलन की अवस्था बतानी है आपको, या साम्य अवस्था की स्थिति बतानी है। तो पहला ऑप्शन लिखा है परिणामी बल युग्म शून्य होना चाहिए, बिल्कुल संतुलन के लिए 0 होना चाहिए। ऑप्शन बी लिखा है बलों का बहुभुज अवश्य बंद होना चाहिए। तो बल बहुभुज का नियम आपको पढ़ाया था कि एक पॉइंट पर जब कई सारे फोर्स लगे हों
और इनसे होकर के हम क्या बनाएं, कोई एक ओपन पॉलीगन बना दें, कोई एक खुला हुआ बहुभुज बना दें दोस्तों हम इससे। तो ये बहुभुज बंद होना चाहिए, अगर बंद नहीं होता तो यहाँ से क्या लेते हैं हम, आर परिणामी ले लेते थे। बंद हो जाता है तब ये बॉडी संतुलन में होती है, ठीक है। तो ये बंद भी होना चाहिए। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ए एंड बी दोनों, ए और बी दोनों ऑप्शन हमारे सही थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो ऑप्शन देख के ही आपको समझ आ रहा होगा। इसमें बोला है किसी बिंदु पर यदि सिग्मा एच सिग्मा बी क्रमशः क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विघटित बलों का बीजीय योग हो और सिग्मा एम आघूर्णों का बीजगणितीय योग हो, तो वस्तु की साम्यावस्था के लिए क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में तीनों जीरो होते हैं। सिग्मा एच भी जीरो होता है, सिग्मा बी जीरो होता है, सिग्मा एम जीरो होता है, तीनों क्या रहते हैं इसमें, जीरो रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्तों, इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम बी में कंक्लूड डेट, यानी यदि एक पिंड साम्यावस्था में हो तो इसमें क्या निष्कर्ष निकलेगा। साम्यावस्था की कंडीशन आपको बतानी है। पहला ऑप्शन लिखा है पिंड पर कोई बल कार्य नहीं करता, ऐसा तो नहीं है, कार्य तो करते हैं संतुलन की अवस्था में। दूसरा लिखा है इस पर कार्यरत सभी बलों का परिणामी शून्य होता है, बिल्कुल सही बात है ये, यानी दूसरा तो आपका सही हो गया, क्योंकि आपको बताया था जो आर होता है, आर बराबर अंडर रूट में सिग्मा एच का स्क्वायर प्लस सिग्मा बी का स्क्वायर होता है। जब सिग्मा बी और सिग्मा एच जीरो होता है संतुलन के केस में, तो आर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप देख लीजिए, ये भी जीरो रख दिया, ये भी जीरो, तो आर क्या आ गया, जीरो आ गया, तो परिणामी आपका जीरो होता है, बिल्कुल सही। आगे कह रहा है किसी बिंदु के प्रत्यय बलों के गुणों का योग शून्य होता है, आगुण भी जीरो रहता है। एक तो सिग्मा एच जीरो हो गया, सिग्मा बी जीरो हो गया, और तीसरा सिग्मा एम भी क्या होगा, जीरो होगा। सिग्मा एच और बी से आर जीरो आ गया और सिग्मा एम जीरो होगा। तो ये आपका दूसरा तीसरा दोनों सही थे, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इक्विलिब्रियम इज ए फोर्स, संतुलन का जो बल होता है वो बल कौन सा होता है, इनमें से बताना है आपको। साम्यावस्था वह बल है जो पिंड को संतुलन में ला देता है, पहला ये ऑप्शन करेक्ट है, यानी इक्विलिब्रियम जो होता है फोर्स आपका, वो पूरी बॉडी को इक्विलिब्रियम में ला देगा। क्लियर ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया इसका, आगे और ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल राउंड ए फिक्स्ड एक्सिस इज, अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। पहला ऑप्शन लिखा है इसमें ट्रांसलेटरी, स्थानांतरी, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा है आपका घूंडी और तीसरा है वृत्तीय। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है, ध्यान से सुनिएगा। इसने कह रखा है किसी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट, ये कोई एक्सिस है, जैसे ये वाली एक्सिस हो गई आपकी, अब इस फिक्स एक्सिस के अबाउट कोई बॉडी रोटेट कर रही है इस तरह से, तो इसको कहते हैं दोस्तों हम कौन सा, सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये फिक्स एक्स आपका बार बार यहीं पे घूमेगी एक सर्कुलर पाथ पर, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको सर्कुलर कह देंगे, ठीक है। कौन सी, सर्कुलर गति करेगी, वृत्तीय गति। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स P एट राइट एंगल टू इट्स डायरेक्शनल विल बी। अब यहाँ पर P बल है और उसका 90 डिग्री पर कंपोनेंट पूछा है। अब आप खुद ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी फोर्स हो, जैसे ये फोर्स लगाया आपका, ठीक है, किसी एंगल पे लगा हुआ हो, जैसा थीटा एंगल पे लगा दिया, तो इसके जब हम कंपोनेंट करते हैं P के, तो एक तो आता है हमारा P cos थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है उस पर cos, दूसरा आता है P sin थीटा। लेकिन यहाँ पर हमें जो एंगल दिया है वो 90 डिग्री दे रखा है, तो 90 डिग्री जिसके साथ दिया है उसी की दिशा में हमसे कंपोनेंट पूछा है, यानी P cos थीटा की वैल्यू पूछी है, तो P आ गया, cos थीटा की जगह 90 डिग्री रख देंगे, cos 90 का मान 0 होता है, तो कंपोनेंट का आंसर हो गया आपका 0, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद देंगे। सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 एवं सिग्मा एफ वाई बराबर 0 किस तरह के संतुलन के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है। तो आप सभी जानते हैं, अगर केवल सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 और सिग्मा एफ वाई बराबर 0 होंगे तो ये संगामी बल के लिए होते हैं, और अगर तीनों हों, सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0 एंड सिग्मा एम बराबर 0, अगर तीनों 0 हों तो ये असंगामी बल की कंडीशन होती है, तो ये संगामी बल हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आघूर्ण का मात्रक है। आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, मूवमेंट की यूनिट क्या होती है, रिपीटिंग क्वेश्चन है, बता दीजिए जल्दी से। आघूर्ण बल गुणा दूरी यानी कि न्यूटन गुणा मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आघूर्ण है। आघूर्ण कैसी राशि होती है, मूवमेंट दोस्तों, मूवमेंट एक सदिश राशि है, ठीक है, एक सदिश राशि है, ठीक, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है या तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है, या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसकी एक दिशा निश्चित होती है, इसीलिए क्या है, ये सदिश राशि है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से फास्ट करते चलेंगे क्वेश्चंस को और अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। बलयुग्म का मात्रक है। बलयुग्म का मात्रक सबसे पहले क्वेश्चन में ही बताया था, मूवमेंट हो या कपल हो दोनों की यूनिट सेम होती है, न्यूटन इंटू मीटर, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। बलयुग्म का मात्रक भी यही होता है। बलयुग्म की दिशा होती है, कैसी होती है बलयुग्म की दिशा, दक्षिणावर्त वामावर्त, यानी दोनों होती है। आप क्लॉकवाइज भी हो सकता है कपल आपका, जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया ये वाला, ये कैसा है, ये क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा, और ये वाला कैसा है आपका, ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा। समझ पा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, बेरिग्नॉन प्रमेय निम्न पर लागू होती है। कैसे फोर्स पर लागू होगा बेरिग्नॉन का थ्योरम। ऑप्शन ए है समतलीय संगामी बल, बिल्कुल सही है। दूसरा है समतलीय असंगामी बल, असंगामी बल भी हो सकते हैं जो अलग अलग पॉइंट पे लगे हों, उन पे भी लागू हो जाता है। समदिश समांतर बल, विपरीत दिश समांतर बल, सभी तरह के बल पर लागू हो जाएगा आपका ये बेरिग्नॉन थ्योरम। ऑप्शन डी करेक्ट, ई करेक्ट है इसका, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण मशीन नहीं है, ये मैकेनिकल के बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं। इनमें से चारों में से कौन सी आपकी सिंपल मशीन नहीं है। पहला है इंजन, दूसरा है लीवर, तीसरा स्क्रू, चौथा नत समतल। तो आप सभी को पता है लीवर भी एक सिंपल मशीन है, मशीन वाला चैप्टर आप थ्योरी में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। स्क्रू जैक भी आपका सिंपल मशीन होता है। नत समतल भी आपका सिंपल मशीन में ही आएगा, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो ये आसानी से नीचे आ जाएगी सरक करके। सिंपल मशीन है एक ऐसी मशीन जिसमें घूमने वाले पार्ट बहुत कम हो, ठीक है। तो इसमें दे रखा है आपका इंजन, इंजन के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं ऐसे, तो इसीलिए यानी जो घूमते हैं, इसीलिए आपका इंजन जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंजन सिंपल मशीन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें बोला है द मूवमेंट ऑफ ए फोर्स, यानी कि जो बल का आघूर्ण होता है उस बल आघूर्ण की परिभाषा बतानी है। अब ध्यान से पढ़ेंगे। पहला लिखा है पिंड पर बल द्वारा उत्पन्न घुमाव प्रभाव, जिस पर यह कार्य करता है, ये भी मूवमेंट होता है। यानी हमने बल लगा दिया और बल क्या करेगा, इसमें घूमने का प्रभाव उत्पन्न करेगा, तो आघूर्ण है। पहली डेफिनेशन भी करेक्ट है। दूसरा पढ़ते हैं, पिंड पर कार्यरत बल और बल की क्रिया रेखा का एक बिंदु से लंबवत दूरी के गुणनफल को आघूर्ण कहते हैं, ये भी सही है। इस पॉइंट पे अगर हम लेते हैं, दूरी डी ले रखी है हमने, फोर्स एफ है, तो मूवमेंट क्या होता है, एफ गुणा डी होता है, बल और लंबवत दूरी का गुणनफल होता है, तो ये भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी, अब देखिए ऑप्शन डी में ऑल ऑफ द अबव दे रखा है, तो ए सही है, बी सही है, तो ऑब्वियस सी बात है सी भी सही होगा आपका। आप पढ़ लीजिएगा सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए बॉडी कैन बी रोटेटेड मोर इजीली अबाउट एन एक्सिस अबाउट विच, यानी एक पिंड को इस अक्ष के परितः अधिक आसानी से घुमाया जा सकता है, जिसके परितः। अब बताओ कौन से अक्ष के अबाउट आप किसी भी बॉडी को आसानी से घुमा सकते हैं। ऑप्शन ए लिखा है एम आई इज, एम आई मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लीस्ट हो, कम से कम हो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक से अधिक हो, या फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कॉम्प्लेक्स हो, या इनमें से कोई नहीं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पढ़ाएंगे आगे थ्योरी के लेक्चर में, थ्योरी वाली क्लास भी आपकी कंटिन्यू रहेंगी। कल को आपको मशीन का लास्ट पार्ट मिल जाएगा सुबह, एंड फिर हम बीम स्टार्ट कर देंगे उसमें भी, ठीक है। बस थोड़ा सा भी जेई के बैचेज में हम बिजी चल रहे हैं, जेई के 2-2 लेक्चर लेने रहते हैं, 4-4 घंटे लगभग, तो इसलिए आपकी क्लास कभी कभी कंटिन्यू नहीं हो पाती है। प्लीज़ करके माइंड ना किया करें आप, क्योंकि मेरे 6 घंटे के लेक्चर ऑलरेडी रहते हैं पहले से। जितना भी टाइम मिलता है, पॉसिबल होता है, मैं कोशिश करता हूँ आपका कोर्स कंप्लीट कराऊँ। मैकेनिक्स में आपका जरूर पूरा करा दूंगा, भरोसा रखें आप, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आई बताना है। तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, इतना तो पढ़ाई होगा, आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है, इतना तो सबने पढ़ा होगा आपने, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में एम आर स्क्वायर, या फिर आप ए आर स्क्वायर बोल सकते हैं इसे, ठीक है।
तो अब यहाँ पर आर मतलब दूरी है, अगर दूरी का मान ज़्यादा होगा तो मूवमेंट इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आर का मान कम होगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। आर का मतलब है ये कोई बॉडी है, ये कोई अक्ष है, अगर इस अक्ष के प्रति ये रोटेट कर रही है, ठीक है, तो इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, यहाँ से लंबवत दूरी आर हो गई और इसका जो मास होगा तो मास इंटू आर का स्क्वायर। अब आप खुद सोचिए, ये कोई अक्ष है आपकी, इससे दूर ले रखी है आपने, बहुत दूर वस्तु, और आप उसे घुमा रहे हैं, तो क्या आप उसे आसानी से घुमा सकते हैं? नहीं घुमा सकते, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा हो गई, फिर आपको घुमाने में बहुत प्रॉब्लम होगी उसे। वहीं अगर आप दूरी थोड़ी सी लेते हैं और आप उसको इजीली ऐसे घुमाएंगे तो बहुत तेज़ी से घूमने लग जाएगी आसानी से, तो इसीलिए दूरी कम होनी चाहिए। अब दूरी कम होगी, ये वाली दूरी कम होगी तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जितना कम से कम होगा बॉडी को हम उतना ही आसानी से घुमा सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप सभी? तो ये हो गया आपका इसका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आप और इसका आंसर खुद से देने की कोशिश करिएगा। यहाँ लिखा है एक बल का आघूर्ण जो एक निकाय पर मोड़ प्रभाव का कारण बनता है के रूप में जाना जाता है। तो किसी वस्तु को मोड़ने का जो काम करता है, सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था, उसे टॉर्क कहते हैं, मरोड़ कहते हैं। ठीक है, टॉर्क मैंने आपको पहले क्वेश्चन में लिख दिया था, जहाँ पर पहले क्वेश्चन में कहा था आघूर्ण की इकाई बताओ, टॉर्क की यूनिट, तो वो टॉर्क गलती से आघूर्ण को लिख दिया था। टॉर्क का मतलब मरोड़ होता है, जब हम किसी भी शाफ्ट को क्या करते हैं, मोड़ने का प्रयास करते हैं, ऐसे घुमाते हैं। जैसे टॉबल क्या करते हैं, दो विपरीत दिशा में बल लगा के घुमाते हैं ना टॉबल को, उसी तरह से मरोड़ उत्पन्न करेगा। ठीक है, जो मोड़ प्रभाव करता है, मोड़ की जगह मरोड़ होना चाहिए था, कोई बात नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, टॉर्क यानी कि मरोड़। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं भी आए हैं तो आप एक बार फिर से क्लास को देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। थ्योरी की क्लास देख लेंगे आप तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा सभी। ठीक है, इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना जिससे आप रिवीजन कर सकें। पीडीएफ में मैंने आंसर टिक नहीं कर रखे, बिकॉज अगर आंसर पहले ही टिक कर देते तो आपको रिवीजन में इंटरेस्ट नहीं आता। ठीक है, आंसर आप यहाँ देख सकते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी, और प्रैक्टिस कर सकते हैं पीडीएफ की हेल्प से आप सभी। इसी तरह से हम सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आऊँगा प्रैक्टिस सेशन में आपको, जिसमें मशीन के 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे। मशीन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं मशीन की थ्योरी कंप्लीट करा दूं, एक लेक्चर उसका बचा हुआ है। तो आज सुबह आपको मशीन का एक लेक्चर मिल जाएगा, जिससे कि हमारा मशीन चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम मशीन के एमसीक्यूज कराएंगे आपको। ठीक है, देन आफ्टर बीम पढ़ेंगे, फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ेंगे। अब मैं आपको पर डे एक क्लास देता रहूँगा, जिससे आपका मैकेनिक्स बहुत जल्दी कवर हो जाए। इसी तरह से जुड़े रहेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, एंड मिलते हैं बहुत जल्द फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।